मेरे जो आज के मेहमान हैं उनका नाम बताने से पहले मैं आपको एक शेर सुनाता हूं। ये शेर है कि अगर मैं सुना दूं अपनी जवानी के किस्से, तो ये जो लौंडे सोशल मीडिया पर बैठकर दिन भर ट्वीट करते हैं, ये मेरे पैर दबाने लग जाए। कोई उन्हें रॉबिनहुड कहता है, कोई कहता है कि वो एक जमाने के बाहुबली रहे हैं। मौजूदा दौर में वो व्यक्ति हैं जो कहीं कोई घटना हो जाए तो वहां पहुंच जाते हैं। नई पीढ़ी के लोग उन्हें मसीहा के तौर पर भी देख रहे हैं। निर्दलीय सांसद है, जलवा हर तरफ बरकरार है, झारखंड में चुनाव जितवा कर आए हैं, नाम पप्पू यादव है। कैसे सर आप? देखिए, नाम तो राजेश रंजन है। दुनिया पप्पू यादव कहती है। लाट से कुमार साहब कहती थी हाँ। मेरी माँ, और दुनिया पप्पू यादव कहता है क्योंकि मैं सबका चेता हूँ, सबका बेटा हूँ और सबका सेवक हूँ। पप्पू प्यारा शब्द है। पप्पू घर का बाल, और जिस व्यक्ति के जीवन में चाइल्डनेस ना हो, इमोशंस ना हो, फीलिंग ना हो, अट्रैक्शन ना हो, क्रिएशन ना हो, क्रिएटिविटी ना हो, फिर पप्पू का क्या मतलब। कई लड़का लोग हमसे कहा कि सर राजेश जी से कहिएगा कि पर्सनालिटी के हिसाब से नाम थोड़ा छोटा पड़ जाता है। देखिए, मैं एक बात बहुत क्लियर बोलूं, हाँ। छोटा शब्द सुनने में बहुत प्यारा लगता है, आनंद भी लगता है, लोगों को बहुत लंबा सोचना भी नहीं पड़ेगा, नाम भी याद रहेगा। वैसे सोशल मीडिया के युग में छोटा ही नाम रहे तो ज़्यादा अच्छा है, जबान पे याद हो आता है। और जो तुरंत याद आ जाए। और मैं सबका प्यारा हूँ, सबके लिए हूँ, सब मेरे प्यारे हैं, सब प्रिय हैं, मैं सबका प्रिय हूँ। मुझे आज तक बाप दादों ने कभी नहीं दिखाया ना बताया। जब मैं बच्चे में, माता मुझको बंदूक दे दो मैं भी लड़ने जाऊंगा, और शत्रु मार सीमा पार भगाऊंगा। जब माँ हमें वो किताब ला के देती थी, इमरजेंसी में मेरे फादर बाहर थे, माँ चिंगारी अखबार निकालती थी, अंडरग्राउंड मेरा घर था, नीचे में हल्दी के नीचे माँ जाके अखबार निकालती थी और हमको डिफेंस एकेडमी का किताब ला के, एनडीए का किताब ला के दी थी। तब मुझे याद है, और हम कहते थे, गाना गाते थे उस वक्त अपने प्रदेश के लिए, अंगिका के लिए, अंगिका समाज हम बने भय, मिथिला समाज हम बने भय, घरे घरे जियरा जले भय, घरे घरे दियरा जले भय, अंगिका समाज हम बने। तो बच्चे में ही हम अपने, हमारे फादर या नहीं थे, या हमने कहा माँ का, माँ तो हमको दूध पिलाई नहीं, हम तो बकरी का, गाय का दूध हमको माँ पिलाई। बोला कि नहीं, मेरे दादा कहते थे कि इसको बकरी का दूध दो, बागर इसको बनाओ, इसको पहलवान बनाओ देश और दुनिया का। इसको हम तो, हमारी बुआ कहती थी अमेरिका चलो पढ़ने के लिए, हमको तो लेके चली गई। हमको तो दादा ने कहा कि कहाँ जाएगा, ये तो पहलवान बनेगा। हमारी कहता थे इसकी माँ कैसी है भाई, कहता है बैरिस्टर बनेगा, हम कहते हैं पहलवान बनेगा, ये कहता है बैरिस्टर बनेगा। तो हमारे दादा लक्ष्मी प्रसाद मंडल जूड़ी कोर्ट हुआ करते थे आज़ादी के पहले, और उसके बाद जूड़ी कोर्ट के बाद आज़ादी भी, तो प्रधान थे, आजीवन प्रधान रहे हमारे घर में। मेरे फादर कई कंट्री जा कर के काम करते रहे, कई जगह आनंद मार्ग के लिए वर्ल्ड इंडिया में बड़े रहे। तो हम तो आनंद मार्ग स्कूल के प्रोडक्ट हैं, हमें तो कोई मतलब ही नहीं था दुनियादारी से। तो कभी बाहुबली, कभी रॉबिन हुड, कभी गरीबों का मसीहा। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, हनुमान को आप क्या कहे थे, या एक आप जब अंग्रेज के जमाने में कांग्रेस को क्या कहा गया था, आप अन लोगों को क्या, जॉर्ज ने कांग्रेस को क्या कहा, जेपी को क्या कहा। जॉर्ज ने जब लड़ाई लड़ी थी, जब डेनामाइट पटरी के बीच नीचे, तब क्या हुआ था, कभी कांग्रेस को किसी ने उग्रवादी कह दिया? आएंगे धीरे सुभाष धीरे। चंद्र बोस को देखिए, आप जब आपने कहा, आएंगे धीरे धीरे, बहुत आराम से, मध्य में जल्दी आए नहीं हम। नहीं बहुत समय, आपने रॉबिन हुड कह दिया, समय लेके बैठे हैं। मैं ना रॉबिन हुड हूं, मैं अपना काम करता हूं। तो ठीक है, हम पूछ लेते पप्पू यादव कौन है। भाई, पप्पू यादव एक सेवक है, जो मुझे मेरे इंटरनल खुशी हमको जहां से मिलती है, जहां से एक अच्छी लाइफ जीने में और मुस्कुराहट मुझे। आप हमको एक बात बताइए, कोरोना में यदि हम 10,000 लाश उठाए, तो हम यही सोच के तो नहीं उठाए थे कि हमको जिंदा रहना है। कौन है पप्पू यादव, इसी से समझ लीजिए, हम तो मरने के लिए गए थे। यदि कोरोना में 7 करोड़ का रेमडेसिविर हम दुनिया को दिए, और हर अस्पताल में गए और मेरी गिरफ्तारी हुई अंत में,
नेताओं के अस्पताल जाने के कारण और रूढ़ी के एम्बुलेंस निकालने के कारण। मैंने 167 एम्बुलेंस रूढ़ी के घर से निकाला था खुद जाकर के, और मैं उस अस्पताल गए थे जहां पर कोरोना के पेशेंट से 7 लाख रुपया छीने लिए जाते थे। मैं उसको बंद किया तो मेरी गिरफ्तारी हुई। उसका दुनिया तारीफ किया आपका। मैंने कहा कि पप्पू का नाम मतलब क्या था, बाढ़ में हमको ब्लड का इन्फेक्शन हो गया, डॉक्टर ने कहा मर जाइएगा, हमने 9 महीना अपने घर को छोड़ दिया। पप्पू का मतलब है दुनिया के लिए जीना, पप्पू का मतलब है दुनिया के लिए जिंदगी देना, पप्पू का मतलब है दूसरों के विचार, दूसरे के धर्म, दूसरों के जीने के तरीके के साथ प्रोटेक्ट करना, उसके साथ खड़ा होना। पप्पू का मतलब है दूसरों की खुशियां, दूसरों के जीने और मुस्कुराने का अवसर। पप्पू यही है। ये तो आप कह दिए ना। नहीं, ये दुनिया कहती अब है। देखिए इसमें भी 2 चीज होता है, हमको शेरो शायरी का बड़ा शौक है। हाँ, एक बड़ा अच्छा शेर था कि हर चेहरे में होते हैं कई चेहरे, जिसको देखो बार बार देखो। जब पप्पू जी के बारे में हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, या जो किताबों में छपा, अखबारों में छपा, तो हमको लगता है कि ये पॉलिटिक्स के संजय दत्त है। जिंदगी 2 हिस्सों में। देखिए एक बात आप समझिए, ये जो आप कोविड वाला बताइए, यदि- सेकंड पार्ट है। जैसे संजय दत्त की जिंदगी में 2 हिस्सा एक है, बात सुनिए ना, एक इधर वाला, एक उधर वाला। मेरा एक ही हिस्सा है। हाँ हम 21 साल के एज में एमएलए बने थे। हाँ। सारे 21 साल में मौज का रेख नहीं था। हाँ। और सारे 22 में हम एमपी बने, तब भी मौज का रेख नहीं था। हम्म और जब एमएलए बने थे तो इंडिपेंडेंट थे, हम्म और 11 एमएलए लेके हम लालू यादव को सपोर्ट किए थे। हम्म और जब हम कांग्रेस कॉलेज प्रेसिडेंट बने थे तब मेरी उम्र 18 थी, और जब हम मवादी से लड़ने गए थे तब मेरी उम्र 19 थी, और जब हम नक्सल से लड़ रहे थे तब हमारी उम्र 20 थी। और जब हम एमएलए बने इंडिपेंडेंट, लालू यादव जी के लहर के बाद, जनता दल के लहर के बाद, बीपी सिंह के लहर के विपरीत, तब भी हम इंडिपेंडेंट थे। और जब जेल से, तिहाड़ से निकलने के बाद नरेंद्र मोदी की लहर थी और दोनों वाइफ हस्बैंड जीते, तब भी हम इंडिपेंडेंट थे। ये फैक्ट है, ये सच है। और हाँ। 7 बार में 5 बार इंडिपेंडेंट एमपी एमएलए रहे, और 2 बार यदि हम किसी पार्टी से रहे तो मैं था, इसीलिए पार्टी जीती, पार्टी से हम नहीं जीते। 7 बार जनता ने जिताया, इसलिए पप्पू का एक ही चरित्र है, एक ही कैरेक्टर है। 90 में भी इंडिपेंडेंट, 2024 में भी इंडिपेंडेंट। हाँ, लेकिन अब दुनिया में अब एक पप्पू भी यादव समाज इंडिपेंडेंट- सेवी है। अब पप्पू यादव कहते हैं कि भैया किसी घर में कोई समस्या है तो मैं खड़ा हूं। आप बाढ़ में परेशान है, घर में कोई मर गया है, मुंडन टुंडन क्रिकेट, हर जगह पप्पू यादव। अब छवि ये है। लेकिन पिछला वाला देखते तो लड़का लोग डर जाता है, कहता है यार 17 साल आप जेल के अंदर रह के आए। सर मैं वही बात आपसे कह रहा हूं। एक बात समझिए ना, कि अंग्रेज के समय कितने लोग कितने साल जेल में रहे, नेहरू कितने रहे, कौन कितने रहे। हम जिस केस में थे उस केस में हम बड़ी हुए, सबूतों के सिस्टम के अभाव, पास, सबूतों के अभाव में छोड़ा गया था। सर मैं तो वही कह रहा हूं, कोई सबूत नहीं, लोअर कोर्ट से परेशान किया गया, 2008 में हाई कोर्ट ने बरी किया मुझे, सबूतों के अभाव, और मुझ पर कोई केस, जो केस हुए सिर्फ पॉलिटिकल। सर जिसके पास, जो आदमी आनंद मार्ग स्कूल का प्रोडक्ट हो, जो आनंद मूर्ति और ओसे के अलावा दूसरी फिलॉसफी नहीं जानता हो, जो प्रोफेसर बात्रा, दो वर्ल्ड का सबसे बड़ा इकोनॉमिक्स हो, उससे सानिध्य और लगातार आनंद मार्ग की और ओशो की फिलॉसफी पर, जिसके पास आजादी के पहले से लेकर के 9000 से लेकर अपनी जमीन पर जिसका बाप दादा चलता हो, वो आदमी बाहुबली नहीं हो सकता, जिसको किसी चीज की जीवन में कोई गलत काम नहीं किया। सर मैंने जिंदगी में सिर्फ देना जाना है, लेना नहीं जाना। ये तो आपका दुनिया जानती है कि आप देते हैं, वो तस्वीरें वायरल होती है कि आप पैसा देते हैं। आपको कोई आज तक कहा किसी ने कि आज तक मैं, पप्पू यादव ने किसी से मदद मांगी है और हमने मदद की? हमने खबर पढ़ी है, आप दिखा दो। खबर पढ़ी है कि पटना में फर्नीचर बनाने वाले ने कहा कि रंगदारी मांगी गई। सर आज तक यदि वो खबर यदि जिंदगी में हो जाए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो क्यों इल्जाम लगे आप पर? सर मुझ पर आज तक लगा ही नहीं। आप लालू यादव जी के परिवार के बारे में बोल रहे हो। नहीं, आप पप्पू यादव हो ही नहीं सकता। अखबारों में आप सर यदि आप दिखा दोगे ना, मैं आपको दिखा दे रहा हूं अभी। हाँ अभी दिखा दो, मैं आपको अभी दिखा, चैलेंज है आपको, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, दिखा दो। पप्पू यादव पर रंगदारी, कितनी अखबारों में खबरें पहुंच, सर मैं कह रहा हूँ दिखा दो। आप पटना की बात कर रहे हो, पप्पू यादव जी पर रंगदारी मांगने खबरें में आपको सर ये मैं कह रहा हूँ पटना की बात कर रहे हो। अब अरे रंगदारी पटना मांगी, सर बिहार में कहीं आप मांगी अभी ये अभी 24 के बाद, 24 के बाद, ये देखिए इधर देखिए,
फिर वही बात मैं क्या कह रहा हूं, देखिए। ये अभी जो चुनाव जीते हैं ना, हाँ अभी जो चुनाव जीते हैं ना, हाँ। एक फर्जी केस किया गया था जिसको उल्टा जेल भेज दिया गया। हाँ, मतलब मामले आए हैं। फिर मैं कह रहा हूं उसको भेज दिया गया जेल, वो केस फॉल्स निकला। आपने जीवन में कभी रंगदारी नहीं मांगी? सर, जिसको पैसे की कमी नहीं वो रंगदारी मांगे। ठीक बात। जो दुनिया को पैसा डेली 4 लाख 5 लाख मांगे वो रंगदारी मांगे। 9,000 एकड़ जमीन आपने कहा मेरे पास थी, 9,000 बीघा, जिसको मैंने बांटा, 100 बीघा बची। 100 बीघा भी नहीं, 80-90 होगा। तो घर वाले डांटे नहीं? कितना सर हमने नहीं बांटा, इतना जमाए थे सर, जो हमने नहीं डांटा। हाँ सर कुछ सीलिंग में गए, कुछ अंग्रेज के समय अंग्रेजों को मारा गया हमारे सरदादा दादा के द्वारा। हम लोग वहां छोड़ के कामत मधेपुरा आए, बांका और भरको से हम मथुरा से गए। आप कितना बांटे हैं? सर उसके क्योंकि मैं बाद आपका नहीं, मैं आपका एक स्टेटमेंट था कि लगभग 40 साल की सियासत में 280 करोड़ रुपया बांट चुका हूं। सर कम बोल रहे हैं आप, हर दिन को 5 लाख रुपया जोड़ लो मत मिनिमम। तो इतना पैसा कमाते कहां से है? भैया इतना पैसा देता है कोई, हम लूट के लाते हैं भर देते हैं, आपको क्या दिक्कत? नहीं, हम डकैती करते जैसे हमने प्रशांत जी से पूछा, हमने कहा इतना पैसा कहां लाते हो? वो कहे चुनाव जिताए थे, वो हमको दे देता है। प्रशांत आप एक गैमलर का नाम मत लीजिए। अच्छा ठीक है, हम आपसे पूछ रहे हैं, इसलिए हम आपसे पूछ ले सीधे। देखिए आप पढ़े लिखे डकैत का नाम मत लीजिए। ठीक है, आपका नाम सर लेते हैं। आप इतने जानिए, वो तो कहीं बांटा नहीं ना, हम तो बांट रहे हैं ना। तो इसे तो रॉबिनहुड कहते हैं सर। भैया मेरे, हम कह रहे हैं कि हम बांट रहे हैं तो हम रॉबिनहुड के लिए तो बांट नहीं रहे हैं। यदि पप्पू यादव हाँ यहाँ पर सेवा आश्रम खोला हुआ है दिल्ली में, हाँ और पूरे खुर्दा में, पूर्णिया में, पटना में, सब जगह हमको 4 स्टाफ है। मेडिकल सिस्टम के लिए हम एक एक गाड़ी, एक एक एम्बुलेंस हम दिए हुए हैं, और पूरे बिहार और देश के गरीबों की पैसे भी, उसका इलाज भी, उसको पैसे भी हम दे रहे हैं। जनता के सेवक तो है ना आप? नहीं है। हम इंसानियत के सेवक। चलो इंसानियत के सेवक वो है। मैं अपने लिए, मैं अपने पीस लाइफ के लिए, हाँ। मैं वो नहीं करूंगा तो मैं मर जाऊंगा। पैसा नहीं बांटेंगे तो? यदि मैं लोगों की मदद नहीं करूंगा और आंसू नहीं पोछा तो मैं उस दिन, मुझे पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा, मुझे राजनीति नहीं करने आएगी, मैं नहीं करूंगा। तो ये बहुत अच्छा काम है, इसमें कोई बुराई नहीं, काम अच्छा है। लेकिन फिर इसमें एक सवाल सर मन में आता है। देखो ये सवाल अब आप पब्लिक लाइफ में आप बोलिए ना, आपसे पूछेंगे, इतना पैसा पाते कहां से हो? सर एक बात बोलो, 300 करोड़ रुपया बांट दिया आप कुछ तो सोर्स होगा ना आमदनी अच्छा का। कोरोना में यदि पैसा नहीं था तो हम अपने ऑफिस के पीछे में 90 कट्ठा जमीन 5 करोड़ में बेच दी है, वो तो बेचे है, रजिस्टर्ड है। बाढ़ में पैसे नहीं था तो हम 5 बीघा जमीन पूर्णिया का, जो अपने पत्नी से चोरा करके चुपचाप बेच दिए। 3 करोड़ रुपया बाढ़ में दे दिए, क्योंकि खाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, खाना खिलाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। डेली हम 1 करोड़ का खाना बनाते थे पूरे पटना के लिए, और डेली बांटते थे, सुबह शाम दोपहर, दूध हो, चीजें हो, वो तो दिखता है हमने जितना बांटा। उसकी तारीफ भी होती है। अब आप आइए, लोग लिखता है सोशल मीडिया अब आप आइए अमेरिका में, हमारी बुआ के पास, हाँ। हमारी बहन है जिसके पास 100 कॉलेज, हाँ। फर्रुखाबाद में एक ही बहन है। कहां पर कॉलेज है? फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। अच्छा, यहाँ पे जी हाँ, अमेरिका वाली बुआ का? नहीं, मेरी बहन, मेरी बुआ जो हुई फादर की बहन, वहां पर वो 1 to 10 में आता है, लैंडलॉर्ड में, इकोनॉमी में। ठीक। इस तरह हमारे घर, खानदान, परिवार, सभी लोग मदद करते हैं, हमारे दोस्त मदद करते हैं। सब कहता है कि इसको रखना नहीं है, इसको दो, इसकी मदद करो। हमारी बहन अभी चुनाव में है, यदि मदद नहीं करती तो मेरे पास पैसा नहीं था। 80 लाख रुपया हमारी बहन बूथ पे दी। हमने कहा, हमारी माँ ने कहा लौटा देना अपनी बहन को, हमने कहा लौटा देंगे। भैया आप बांटिएगा ना तो आपको कमी नहीं होगी। बात ठीक है, अच्छी बात है, ये आपको दुनिया देगी। और क्या मिलता है आपको? क्या मिलता है ये? वोट के लिए करते हो या मेंटल पीस? क्या, अच्छा, क्या है? एक नहीं, हम समझ, देखो हम सवाल वो पूछ रहे हैं जो आपसे लोग पूछेगा। आप एक बात बताओ, हम 90 के पहले से बांट रहे हैं, ठीक, और आज तक हमको लोग वोट नहीं दिया, हम अकेले एमपी बनते रहे, हमारी पार्टी को नकार दिया, फिर भी हम जिंदगी में कर ही रहे हैं। हम पटना में सेवा आश्रम चलता है, हम भूज में भूकंप में स्पीकर ने लिख करके दिया, लिख करके कि पप्पू यादव ने जितनी मदद आके की, हमारी शादी हुई थी, हमारे बच्चे छोटे थे, जितना सेवा उसने की, लाश उठाया पप्पू यादव ने। स्पीकर बीजेपी की सरकार थी, स्पीकर ने लिखा, उत्तराखंड के 11 गांव को गोद लिए जाकर के, और हम 22 दिन रहे। सबने कहा, एक भी जेंट्स नहीं बचा था। उड़ीसा में जब तूफान आई तो पप्पू यादव वहां जाकर के 21 दिन कैंप किया,
जिसमें चंद्रबाबू नायडू ने अपना सब कुछ दिया था। मणिपुर की घटना घटी, पप्पू यादव गए। बॉम्बे में, महाराष्ट्र में घटना घटी, पप्पू यादव गए, वहां पप्पू यादव ने लड़ाई लड़ी, वहां मदद किया। दिल्ली में जितनी दंगा हुआ है, घटना घटी, हर मस्जिद को पप्पू यादव पैसा दिया। हर मंदिर में जहां जहां तो टूटे, मस्जिद टूटे, हम वहां पैसा दिए। जहां भी बिहार में बाढ़ आई आज तक के हिस्ट्री में, मेरे 90 के पहले से आज तक, एक एक परिवार को पप्पू यादव मदद करते हैं। क्या सोच इसके पीछे होती है? बिल्कुल, ताकि कोई किसी की आंख में आंसू ना हो, कोई अभाव में ना जिए, किसी के भीतर डर ना हो, भूखा ना रहे कोई, किसी भी कीमत पे, किसी भी कीमत पर किसी को मैं इस जिंदगी में आंसू नहीं देख सकता हूं। मैं, आप बिहार और देश के किसी व्यक्ति से पूछ लो, किसी व्यक्ति से, आपको बोलेगा मैं पप्पू यादव के दरवाजे से आज तक लौट के नहीं आया। ये आपकी इमेज है, लेकिन मैंने आप कहा किसी को पूछ लो, सेकंड हाफ की इमेज है। मैं मुझे तो समझ में नहीं आता ये सेकंड और फर्स्ट इमेज। मैं बता रहा हूँ, सेकंड और फर्स्ट मैं बता रहा हूँ क्या है। हाँ बताइए ना। पहला है 2008 के पहले का, जब सजा हुई। एक है आरजेडी से निकलने के बाद वाली इमेज। आरजेडी में तो थे ही नहीं हम कभी, इंडिपेंडेंट एमएलए थे। लालू जी से जुड़ाव तो था ना आपका शुरू से? फिर लालू यादव जी के जुड़ाव मेरा ही नहीं। आप तो उनको बेटा कहते थे, मैं उनका पहला बड़ा बेटा हूँ। भैया लालू यादव जी के साथ मेरा ही जुड़ाव तो नहीं था ना। हाँ, लेकिन हर आदमी बेटा नहीं बनता ना। आपने उनको पिता का। सर मैं आज भी कह रहा हूँ, वैचारिक विरासत, वैचारिक चीजें लालू यादव का मैं ही हूँ, संपत्ति का जो भी हो। मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इंडिपेंडेंट एमएलए तो हम लालू यादव जी के पार्टी से नहीं ना बने, हम लालू यादव जी को सपोर्ट किए। नीतीश कुमार जी भी जब मुख्यमंत्री बने तो पहला सपोर्ट पप्पू यादव का ही मिला था। जिस व्यक्ति को आपने पिता का दर्जा दिया, वो भी आपका सम्मान नहीं किया। अभी आपको कितना परेशान होना पड़ा उसका। तेजस्वी जी कह दिया अगर पब्लिक में कि या तो जेडीयू को वोट दो या बीजेपी को, ये बीच वालों के चक्कर में मत पड़ना। सुनिए ना, हाँ है तो छोटा ही भाई ना, वो 90 में जन्म लिया बेचारा। बेचारा का है, वो तो डिप्टी सीएम रहे। भैया वो डिप्टी सीएम हो जाए या कोई आदमी पीएम हो जाए, हाँ। यदि वो हम जब एमएलए बने तब वो जन्म लिए, और जब वो कोई बात टंग ऑफ मिस, जिसका आदि मिस फिसला, टंग जुबान फिसल गई, ये स्लिप ऑफ टंग हो जाए या जुबान फिसल गई, या जो 70 उनका अपना टारगेट था कि मैं, उनका अपना जिद है। अब कभी कभी जिद जो है, अहंकार जो है, बड़ा गलत करवा देता है। हर आदमी को अहंकार रहित होना चाहिए। अहंकार नाम की चीज जिस व्यक्ति में रहेगा, वहां प्रगतिशील, वहां क्रिएशन नहीं हो सकता। तो तेजस्वी जी अहंकारी है। मैं जिस व्यक्ति में रहेगा, जिस व्यक्ति में, चाहे हम हो चाहे तेजस्वी हो, कोई हो, पॉलिटिशियन को अहंकार नहीं होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, सरल होना चाहिए और लो प्रोफाइल होना चाहिए। जमीन पे जाना चाहिए किसी भी कीमत पर। हम यदि ऊपर की राजनीति करेंगे और जात पात के और हिंदू मुसलमान में ही फंसे रहेंगे, तो हमको जमीन के बारे में नहीं पता चलेगा। हम मोटरसाइकिल से राजनीति करते हैं, हमको हवाई राजनीति नहीं करने आती। हम पैदल चलते हैं। हम 20 बार पद यात्रा किए हैं बिहार के, कभी नक्सल के खिलाफ, कभी पानी के लिए, कभी बेटी के लिए, कभी हाई डैम के लिए, कभी किसानों के लिए 20 बार, कभी अपराध के लिए बाढ़ हम पैदल गए। तो 20 टाइम 100 किलोमीटर में चला हूं। तो 20 टाइम 100 किलोमीटर चला हूं। जब झारखंड और बिहार था तब हम लगातार कंटिन्यू रहते थे। 38 सालों से 2 घंटा हम सोते नहीं हैं, 2 घंटा मैक्सिमम। और 3 बजे तक लोगों, सोशल मीडिया मेरा देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि पप्पू यादव कितने बजे रात तक जगे रहते हैं। तो ये सारा ट्वीट खुद आप करते हो? गूगल पे, बिल्कुल टोटल हर ट्वीट। लड़का लोग नहीं करता? जी ना, हर बात मैं कहता हूं, हमारे मित्र हैं, हम साथ मिलके करते हैं। इंटायर लाइन पप्पू यादव की होती है, किसी और का लाइन नहीं हो सकता मेरे ट्वीट में। ठीक है, अब आपको थोड़ा पीछे सदन में यदि मैं बोलता हूं, मुझे तो समझ में नहीं आता आपके बारे में कि यदि मैं 3 बार अवॉर्डेड एमपी हूं क्वेश्चनायर और डिबेट में, तो कोई बाहुबली क्वेश्चनायर और डिबेट में नहीं हो। आपके टैलेंट पे कोई कमी नहीं कह रहा। सर सुनिए ना, हाँ, याद रखिए, टैलेंटेड आदमी बाहुबली हो सकता है ना सर। दुनिया में कोई भी बाहुबली हो सकता है, हाँ, आप इसको समझिए। लेकिन जब आप जैसे
गोरे चेहरे वाले लोग जब बाहुबली का बारे में पूछते हैं हाँ, तब हमको डर लगने लगता है। तब डर लगता है कि आपके पीछे गोरे चेहरे वाले मतलब इसका परिभाषा थोड़ा हमको समझाएंगे? ये जो गोरा चेहरा है ना, हाँ, ये तो हमारी दादी सुंदर थी इसलिए गोरे हो गए हम, नहीं उससे नहीं, क्या ये लेना जो देना? गोरा चेहरा है ना हाँ, दुनिया में, हाँ, a+2b²- ये जो रट्टू माल लोग है ना, हाँ, लिख लो पर पत्थर, ये जो पर लिख करके हाँ, अब्दुल कादिर बने हुए हैं, हाँ। अब्दुल कलाम नहीं, हम्म, परमाणु अब्दुल कादिरो बनाया था, अब्दुल कलामो बनाया था, हम्म, तो अब्दुल कादिर तीन घैया घोषित हो गया। हम्म, ये जो इंडियन पढ़े लिखे लोग हैं, अपने को बहुत तिस्मार खां, सारे पाप का जनक, हम्म, ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, लगभग 90% कास्ट, क्रीट, हम्म। ये नफरत, ये भाषा, ये जो चेहरा कूच, तो ये भीतर रंग कूच, से पता लग जाता है। भैया ये जो साइकोलॉजी है ना, हाँ, हम साइकोलॉजी के विद्यार्थी। लेकिन राहुल जी भी गोरे चिट्टे हैं, पढ़े लिखे हैं। सुनिए ना आप मेरी बात, राहुल जी अब्दुल कलाम वाले पढ़े लिखे हैं, अच्छा, राहुल गांधी अब सुभाष चंद्र बोस वाले पढ़े लिखे हैं, राहुल गांधी जी सरदार पटेल वाले पढ़े लिखे काहे कि वो आपके नेता है। नहीं, मेरे नेता कैसे हैं, मेरे सबसे प्रिय मैं उसको मानता हूँ, मेरे नेता नहीं, नेता अलग है, मानता नेता से ज्यादा है। आपने पार्टी तो विलय किया ना कांग्रेस सर से। मैं नेता से ज्यादा राहुल गांधी को सम्मान करता हूँ, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, हाँ, मैं कह रहा हूँ ये जो मुंह में राम बगल में छुरी नहीं हो कम तो थोरम थोड़ी, और कुछ लोग शीशे के घर में रह करके हमेशा पत्थर फेंकने की जो आदत खूब बनी है। शेरो शायरी आपको सीखे हो, एकदम सर मुझे जबरदस्त। मुझे कोई शेरो शायरी नहीं है। ये सब तो वही है ना जिनके घर शीशे को पत्थर, ऐसा खूब कोट वोट एकदम सर सीख गए हो आप। देखिए ना, एक बात हाँ, समझिए ना, हमको कोई शेरो शायरी नहीं आता, हाँ, लेकिन जब कोई आदमी भीतर से फेयर हो, किसी चीजों के प्रति संजीदगी हो, और उसमें सिर्फ ये जिज्ञासा जानने की हो, तब तो चलेगा। ठीक बात, ये आपकी बात सहमत हूं मैं। लेकिन लेकिन यदि भीतर कुछ और बोल कुछ बिल्कुल सही बात है, यहां मैं सहमत हूं। और मैं आज कह रहा हूं, हाँ, यदि सच मामले में भगत सिंह को भी बाहुबली कहा गया था, अंग्रेज ने बाहुबली कहा था, उग्रवादी हाँ, कहा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और यदि सिस्टम ने पप्पू यादव को भी बाहुबली कहा, तो मैं उस बाहुबली बनाने वाले को, मैं उस बाहुबली शब्द से नफरत करता हूं। ठीक बात है, लेकिन अब यदि जी मरने वाला पप्पू यादव के भीतर जो जज्बा है तो हूं। ठीक बात। अब मैं आपको यहां एक बात कहता हूं, फिर हम आगे सवाल करते हैं। 150 पॉडकास्ट में हमारी कोशिश रहती है जो व्यक्ति हमारी इस कुर्सी पे बैठता है उससे वो सवाल पूछो जनता के मन में है। हम प्री माइंड लेके नहीं बैठते, लेकिन सवाल सब पूछते ये बात बिल्कुल ठीक, सवाल सब पूछते हैं। बिल्कुल ठीक है। यहाँ बीजेपी बैठी है, यहाँ कांग्रेस भी बैठी है, यहाँ सपा भी बैठी है। अब आते हैं सवाल बीजेपी के बारे में कहेगा वो। ठीक बात है। अब देखिए ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, मैं इसके पीछे वजह है। जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो मैंने पढ़ा सर कि 2024 में आपके ऊपर अभी कितना मुकदमा आपके ऊपर है? मेरे पर? हाँ, मेरे पर मुकदमे एक भी मुकदमा क्रिमिनल नहीं है। लेकिन संख्या टोटल कितनी? 41 टोटल मुकदमे हमारे पर। हाँ, आंदोलन, हाँ, और आचार संहिता, टोटल राजनीतिक मुकदमे हैं। नहीं राजनीति वो मुकदमा नहीं। आप हाँ, एक मुकदमा, 2 मुकदमे पॉलिटिकल हुए थे, अब टोटल आचार संहिता और रोड जाम और आंदोलन, टोटल एक को नहीं बचा बाकी। एक मुकदमा दूसरी नहीं। ठीक बात। आपके परिवार में सबसे किससे करीबी थे आप? जी, परिवार में सबसे करीबी किससे थे? फादर से, और उसके पहले दादा। फादर से क्या सीखा आपने? साधना, स्पिरिचुअलिज्म, ह्यूमनिज्म, न्यू थॉट, न्यू ह्यूमन एरा, फादर से सीखा मैंने कंप्लीटली। वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म संभव, सार्वभौमिकता, फादर से सीखा मैंने। और फादर के तौर पर कैसे हो आप? दुनिया के एक अच्छा मित्र हूं, बहुत अच्छा मित्र हूं। आपके लड़के का वीडियो वायरल हुआ था अभी, क्रिकेट में छक्का चौका मारते। वो रणजी खेल रहा है। हाँ, बात करते हो, समय मिलता है रोज? डेली बात करता हूं, डेली। मैं अपने बच्चों से सिर्फ दोस्त की तरह बात करता हूं। आज तक तुम भी नहीं कहा, आज तक तुम भी नहीं। लेकिन हमने कहीं आपको सुना था कि आप यूथ को लेकर बड़े डिसअपॉइंटेड थे कि यार ये यूथ जो है कंप्लीटली सरेंडर मार दिया है सर। इसको खाली एक बात समझिए, गाल और माल तक रह मैं गया। बार कहता हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि इस हिंदुस्तान में पॉलिटिकल सिस्टम ने, पूंजीपतियों ने, उद्योगपतियों ने और सिस्टम ने यूथ को एक मजबूत क्रिएटिविटी क्रिएशन की तरफ नहीं जाने दी।
और सच्चाई ये है कि जिस तरीके का देश है, जिस तरीके की इकोनॉमी है, देश में यूथ के भीतर एक मन में जो डर पैदा हुई है ना इकोनॉमी को लेकर के। देखिए, हम आज भौतिक युग में हैं, हम धर्म के युग में नहीं हैं, आध्यात्मिक युग में नहीं हैं, हम भगवान युग में नहीं हैं, लेकिन हमको भागवादी और भगवानवादी बना के आज भी परोसा जाता है। और यूथ को हमेशा कंप्लीटली उसके जीवन को, प्रगति, उसकी जीवन की ऊर्जा को रोका जाता है। उसको आप इस बात को समझिए, यूथ को भौतिकवादी क्या कारण है कि यूथ को इकोनॉमी में हम आगे नहीं बढ़ने दे रहे। यूथ जब सेल्फ सेंटर्ड हो जाएगा, यूथ जब कंप्लीट रूप से अभाव में नहीं रहेगा, यदि उसको एक गाड़ी या 2 गाड़ी हर फैमिली में हो जाए और जीने के लिए 1 लाख से 2 लाख रुपया उसके जीवन को सस्टेन करे, यूथ को कोई पॉल्यूट नहीं कर सकता, यूथ को कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, यूथ को कोई माइंड वॉश नहीं कर सकता।